हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 473 में। और इसमें जियान को फाइनली अपनी नेक्स्ट होली फ्लेम मिलने वाली है और ये अब तक की सबसे पावरफुल होली फ्लेम होगी। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना जिससे इम्पोर्टेंट चीजें मिस ना हो। पिछले एपिसोड के लास्ट में गॉडेस याओजी अपनी होली फ्लेम को इनहेरिट करने का मौका जियान और शाओई दोनों को देती है। इन्हें बस डिसाइड करना था। हालांकि जियान खूब कोशिश करता है कि शाओई इस होली फ्लेम को स्वीकार कर ले, लेकिन लिटरली ऐसा कैसे कर सकता था। वो अपनी बिग ब्रदर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। वो जियान की बात ना मानते हुए अपनी रिइंकार्नेशन प्रोसेस को शुरू कर देता है। अब उस इनहेरिटेंस को बीच में रोका नहीं जा सकता था। बेसिकली अब जियान को ये फ्लेम स्वीकार करनी होगी। चलो देखते हैं मामला क्या है। फिर जब शाओई की पुरानी मेमोरीज वापस आ रही थी, याओजी भी देखती है। वो फाइनली समझ जाती है, ओ ये बच्चा भी एक फ्लेम की स्पिरिट है। क्या कोइंसिडेंस है, ये आज यहाँ तक पहुँच गया। मेरी रीइंकार्नेशन सील एक बार के हिस्सों में बट के पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में फैली थी। मुझे इंतजार था उस डेस्टिन्ड वन का। फिर वो जान की तरफ देख के बोलती है, बच्चे चिंता मत करो, ये मेरा डिसाइपल और इनहेरिटर है। इसके फ्यूचर अचीवमेंट्स में कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। होली फ्लेम तो बस आइसिंग ऑन द केक थी। स्ट्रेंथ को आखिरकार खुद बिल्ड करना होता है। और तो और वो खुद एक होली फ्लेम एम्ब्रियो है। बिना फ्लेम मंत्रा के वो दो होली फ्लेम्स को सोलो कैसे कर सकता है। याओजी अपने हाथ को वेव करती है जिससे एक पर्पल फ्लेम का झरोका जियान को रेडली के साइड से थोड़ा दूर कर देता है। जियान ने तुरंत रियलाइज किया था कि पूरी सिचुएशन याओजी के कंट्रोल में है। शायद वो ये भी जानती होंगी कि बच्चा क्या करने वाला है। हम फाइनली याओजी को उस पर्पल एल्क के पास जाते हुए देखते हैं। वो बोलती है, आफ्टर ऑल मैं बस एक रेमनेंट हूँ, तुम्हारी मैं बहुत हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे हाथों में होली फ्लेम पैटर्न की पावर के साथ हम इस होली फ्लेम के डैमेज ओरिजिन को रिपेयर कर सकते हैं। बाकी चीजें तुम्हारे ऊपर निर्भर करेंगी। वो एल्क रिस्पॉन्ड करता है, मुंह से निकलती हल्की सी आवाज, जैसे उसने अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज कर लिया हो। जैन भी सिंसियर आवाज में कहता है, योर मैजेस्टी डोंट वरी, मैं एक दिन सेकंड डीमन सप्रेशन प्रिजन में जाके आपको रेस्क्यू जरूर करूंगा और आपको दोबारा मिलाऊंगा मेरे मास्टर से। याओजी कोड साउंड करके बोलती है, हम तुम दोनों होली फ्लेम मास्टर जी ने खतरों से खेलना आता है। अगर मैं ये सब खुद ही रिजॉल्व कर पाती तो मैं तुम्हारे मास्टर को कब का सबक सिखा चुकी होती। हम होली किंग। वो एक इशारे में जियान के शरीर को ऊपर उठाती हैं और कहती हैं, आओ अपनी होली फ्लेम के सोर्स को रिलीज करो, इसकी ओरिजिन का इस्तेमाल करके वुल को नरिश करो, बाकी का मैं सब संभालूंगी। याओजी की आवाज फिर से कोल्ड हो गई थी। साफ तौर पे जियान के मास्टर के बारे में याद करके उनके अंदर इरिटेशन जाग गई थी। वो भले अभी एक एनर्जी फॉर्म ही हो, लेकिन तब भी उनकी गॉडली अथॉरिटी बिल्कुल कम नहीं होती। यार हेल्पलेसली अपने सिर को हिलाता है। वो नोड करके उठाता है अपने हाथ को, पफ 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 के साउंड के साथ उसके आसपास का स्पेस क्रैक हुआ था। इसमें से 4 होली फ्लेम क्रिस्टल्स निकलते हैं। उन्हें गॉडेस याओजी की तरफ ऑफर कर देता है। इन चारों क्रिस्टल्स को देख के याओजी नोड करती हैं। चेहरे पे सेटिस्फैक्शन दिखाई देता है, लेकिन फिर वो भौं से कोड़ के बोलती है, और 5वां कहाँ है। जन करवाट के साथ बोलता है, उसका बस आधा ही सोर्स बचा हुआ है। याओजी कैजुअली रिप्लाई करती है, तो तुम उसके ओनर को वापस क्यों नहीं दे देते। उनका लहजा एकदम फ्राइटनिंगली काम था, जैसे वो ऑलरेडी पूरी सच्चाई जानती हो। जैन जम गया था। वो कहता है, वापस, ये होली फ्लेम का सोर्स पहले उसे मिल चुका है, इसे वापस देना भी पॉसिबल है। इसे फोर्सफुली सेपरेट करने से वो खुद की ओरिजिन को डैमेज कर लेगा। जब उसके अजीब सा एक्सप्रेशन याओजी पढ़ती है, उनकी एलिगेंट चेहरे पे एक प्राइड से भरी स्माइल आती है। वो कहती है, तुमने पूछा नहीं बच्चे, नेचुरली तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते किससे बात कर रहे हो। उनकी उंगली टैप करती है सामने की वॉइड में, बस का साउंड गूंजा था। वो चारों होल फ्लेम क्रिस्टल्स तुरंत ही चारों होल फ्लेम पैटर्न को बना लेते हैं। इनमें से निकलती वो एंशिएंट ऑब्सक्योर पावर ये उस कमजोर पर्पल फ्लेम एल की बॉडी पे गिरने लगी थी। ये बिल्कुल बुझने वाली आग में घी डालने जैसा था। उस एल के ऊपर की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है फ्लेम, ये शाहो की आवाज के साथ फिर से उठी थी। हवा में कंडेंस होता है कोलोसल एल्क, जिसका आकार हजारों मीटर का होगा और उसकी ब्यूटी भी ब्रेथटेकिंग थी। लेकिन अभी उसके शरीर को ढकने वाले डार्क रेड शैकल्स ये उसे झकझोर के रख रहे थे। उन डार्क रेड चेन में से चिल्लाने की आवाजें बाहर आती हैं, वो चिलिंग आवाजें, जिसकी वजह से जियान के अंदर का डेविल्स क्यूब कांप जाता है। ये पावर जस्ट ईविल नहीं थी, बल्कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ईविल हो रहा था जैसे आज तक उसका सामना हुआ है। लाल यानी कि क्रिम्सन शैकल्स को देख के यान कांपती आवाज में कहता है, ये क्या है। याओजी रिप्लाई करती है, आउटर इविल गॉड्स की इविल पावर। होली फ्लेम को सील करने की पावर बस प्योरेस्ट होली फ्लेम हार्ट्स में होती है, लेकिन वो इविल गॉड्स अलग ही लेवल पे होते हैं। ये अपनी करप्ट पावर का इस्तेमाल करके फोर्सफुली होली फ्लेम को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन
ये उन्हीं फ्लेम के साथ हो सकता है जिनकी रैंक टॉप 10 से नीचे हो। टॉप 10 की होली फ्लेम्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल होती हैं, इवन इवल गॉड्स भी उनसे डरते हैं, और मेरी ये टॉप 10 में सबसे ऊपर है। जब तक याओजी ने बोलना बंद किया था तो इसमें बजिंग वेंगोम की आवाजें गूंज रही होती हैं, चारों होली फ्लेम पैटर्न से हवा में उठते हैं, इनमें से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती है, इसके सामने दुनिया पिघलने लगती है। वो डार्क रेड शैकल्स ट्रेम्बल हुए थे, फिर गूंजती क्रैक क्रंच 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 की साउंड, ये शैटर हो जाते हैं। जियान का दिल ठंडा गया था, वो खुद से बोलता है होली फ्लेम पैटर्न फ्यूजन, ये कैसी पावर है, ये रिनकार्नेशन के बियॉन्ड था और होली फ्लेम के भी, और उसके भी बियॉन्ड जिसके बारे में जियान ने अब तक जाना है। एक ऐसी फोर्स जो कि डेविल क्यूब को भी रिकॉइल करवा रही है, एक पावर जो कि दुनिया की शुरुआत से आई है। खाली होली पैटर्न्स के बीच में जहाँ पे डार्क शैकल डिस्ट्रॉय हुए थे, एक गहरी लाल रंग का फैंटम बनता है। वो अपनी सिस्टर आवाज में कहता है याओजी। इसका कोई चेहरा या फिर कोई फॉर्म नहीं था, ये बस एक टेरिफाइंग क्रशिंग प्रेशर होता है। ये जिस पर अपीयर हुआ था उस पर्पल फ्लेम एल के मुंह से एक बहुत ही दर्द भरी आवाज बाहर आती है, जैसे प्रेजेंस उसकी सोल को ऑलमोस्ट क्रश कर दे रही हो। इस फैंटम का ऑरा इस दुनिया की लिमिट्स के बाहर का होता है। याओजी हमेशा सही थी, ये चीज उन इविल किंग्स जैसी नहीं है जिनसे जियान पहले लड़ चुका है। ये था कि ये ज़ॉम्बी इविल गॉड इविल किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उन डीमन जनरल से कई गुना ऊपर। एक इविल गॉड लेवल की एंटिटी वो होती है जिसे दुनिया के ज्यादातर बीइंग्स परसीव भी नहीं कर सकते। लेकिन याओजी भी कौन थी? वो बिना हेजिटेशन के कदम आगे बढ़ा के बोलती है, ये ज़ॉम्बी इविल हमें मिले हुए अरसा हो गया। उनके शरीर पे डिवाइन रून्स इग्नाइट होते हैं, वैंग थ्रम की वैसा रिलीज होता है वो डिवाइन ऑरा जो सब कुछ कपा के रख देता है। अपनी उंगलियों को घुमा के बोलती है स्ट्रैंगल, ये कहते ही दुनिया दहाड़ी थी। सैलाब की तरफ होली फ्लेम डिसेंड होती है, इविल पावर को दबा के रख लेती है। सपोर्ट के साथ वो पर्पल फ्लेम एल ये पहले से कई गुना ब्राइट और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, हर सेकंड के साथ ये राइज होने लगा था। लेकिन जैसे डार्क रेड फैंटम को इसकी कोई परवाह ही ना हो, वो हम करके बोलता है जब हम अगली बार मिलेंगे तो याओजी तुम इतनी लकी नहीं होगी। फिर वो ब्लब की आवाज से डिसॉल्व हो जाता है। होली फ्लेम इस रेमिनेंट को निकल लेती है। याओजी वहीं से कोड़ के देखती है पर्पल फ्लेम एल को, उसके मुंह से अभी खराने की आवाजें बाहर आती हैं, लेकिन उस इविल पावर का गायब होना ये उसने सेंस कर लिया होता है। याओजी कहती है इसकी इंजरी कुछ ज्यादा ही सेवियर है, बस होली फ्लेम ओरियन ही इसे पूरा कर सकती है। जान भी नॉड करता है, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर उसने कुछ स्वीकार कर लिया हो। वो ध्यान देता है याओजी के ऊपर जो कि हेजिटेशन में थी। जान फर्म एटीट्यूड में कहता है सीनियर। उसकी पावरफुल सोल परसेप्शन से वो अच्छे से सेंस कर पा रहा था कि सामने की होली फ्लेम कितनी कमजोर है। ये ऑब्वियस था कि होली फ्लेम को एक दूसरी होली फ्लेम को गाइड के रूप में इस्तेमाल करने के बाद ही रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि उसकी वो 4 सेमी कंप्लीट होली फ्लेम्स डैमेज हो जाएंगी। लेकिन जियान सैक्रिफाइस के लिए तैयार था। पर्पल फ्लेम एल को वापस से खड़े होते हुए देख के गॉडेस याओजी की आंखों में एक हैवीनेस फ्लैश हुई थी। उससे लाके कहती है नहीं, अगर ऐसे चलता रहा तो इसकी ओरिजिन को रिकवर होने में कई दसियों सालों का समय लग जाएगा, और तब भी तुम्हें इसे लगातार अपनी होली फ्लेम से नरिश करना होगा। या नॉट करके पूछता है योर मेजेस्टी, मेरे शरीर में जो आधा इथेरियल आइस फ्लेम का सोर्स है मैं उसे बाहर निकालने के तैयार हूँ, लेकिन क्या उसकी ओरिजिन के आधे हिस्से से रिपेयर करी जा सकती है? बोलती उसकी हथेली के ऊपर ब्लू शिमरिंग लिक्विड अपीयर हुआ था, ये पानी ऐसी फ्लेम होती है। याओजी से देख के साय करके बोलती ये एक विश सीड है, ध्यान रखना ये इस बच्ची को बिलोंग करता है, उसका हमेशा ध्यान रखना। एक होली फ्लेम के लिए इंसान में ट्रांसफॉर्म होना आसान नहीं है। वो इस टॉपिक को और कंटिन्यू नहीं करती, उनकी उंगलियों के कुछ इशारों से उस पर्पल फायर एल्क में से बाहर आता है एक सीड जो कि जैन के हाथ की ब्लू फ्लेम की तरफ जाता है। जब से याओजी ने म्यूइंग के एग्जिस्टेंस के बारे में सेंस किया था, उनका जियान के प्रति थोड़ा सा एटीट्यूड बदल चुका होता है। जियान इस पर्पल फायर सीड को एक्सेप्ट करता है। खाली जिस मोमेंट में वो उस फ्लेम को अपनी बॉडी से रिलीज करता है और तोड़ता है अपनी कनेक्शन को, ड्रग की आवाज से हम उसके मुंह से खून बाहर आते हुए देखते हैं। उसका ऑरा बहुत क्योटिक हो जाता है, लेकिन याओजी के कंट्रोल में चारों ही होली फ्लेम्स थी, ये इन दोनों एसेंस से रेजोनेट करती हैं। ये साइन फ्लेम उस पर्पल फायर से मिलती है, गूंजती हैं चिड़चिड़ाती हुई आवाजें। फिर वो पर्पल फायर ग्लो वापस से फायर एल के सींगों के बीच में आ गया था। बीच बज बज की आवाज साथ कांपता है, फैलने लगती हैं एंशिएंट रिपल्स। देखते देखते ब्लू फ्लेम कमजोर होती जा रही थी, जैसे जैसे कंज्यूम किया जा रहा हो। वहीं पे उस एल का वो पर्पल ग्लो और भी सॉलिड होता जाता है। ये रिलीज करता है उस स्टेबल ऑरे को जो कि ऑलमोस्ट डिवाइन था। इसके सामने पूरी ह्यूमैनिटी सर झुकाएगी। ये प्रोसेस भले देखने में काफी फ्लुएंट लग रही हो, लेकिन इसने याओजी के रेमिनेंट शैडो को और भी इल्यूजरी कर दिया था। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी होने लगी थी। बाकी का होल फ्लेम को रिपेयर करने में उनकी बची हुई स्ट्रेंथ भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो कहती हैं ऑल
लाइट इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन फाइनली ब्लू पर्पल स्पिरिट फ्लेम ये अपनी न्यू बॉर्न स्टेट में लौटेगी। उनकी आंखें पर्पल फ्लेम एल को बहुत गहरे इमोशंस के साथ देखती हैं। चेहरे पे आती है गर्माहट से भरी स्माइल। वो कहती है इस एल का जन्म मेरे साथ हुआ था वो लो, भले तुम इस सोल फ्लेम को ऑब्जॉर्व करो लेकिन स्पिरिट डिसअपियर नहीं होगी। हालांकि फाइट नहीं कर सकती लेकिन उन जहरीले इलाकों में तुम इसे समन कर सकते हो। इसके एंटलर्स दुनिया के सारे जहरों को दूर कर सकते हैं। तुम सेफ रहोगे, मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जियान जिसका चेहरा ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था वो सर झुका के बोलते योर मैजेस्टी जियाओ, जूनियर की तरफ से आपको धन्यवाद। याओ जी ऐड करती हैं वो एवरलास्टिंग रूलर और एम्पायर रिंग ये रिप्रेजेंट करती हैं खुद होली किंग को, लेकिन तुम्हारी अभी की स्टैंड के साथ तुम इसकी ट्रू पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर इसे तुम उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के पहचान में भी नहीं आओगे। जियान देखता है उस पर्पल फ्लेम को जो कि ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो रही थी। वो कहता है योर मैजेस्टी इस एंशिएंट रूलर को रिपेयर करने का क्या तरीका है। उसे मालूम पड़ चुका था कि उसकी ब्रोकन एवरलास्टिंग रूलर गॉड एग्जीक्यूशन रूलर बन सकती है, एक वेपन जो कि हेवंस को हिला के रख दे, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो रिपेयर कैसे करेगा। याओ जी बिल्कुल गुरु की तरह धैर्य से भरी आवाज में कहती हैं इस आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने के लिए तुम्हें स्पेशल प्रोफेशन की जरूरत होगी, एक कास्टर की। यान पलकें झपका के बोलता है कास्टर, डीप मीनिंग सेंस होती है। याओ जी पहली आवाज में कहती है हाँ, आज के ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में भी कास्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अपनी ट्रू पर्पस को भूल चुके हैं। एंशिएंट कास्टर्स बस टूल्स को नहीं बनाते थे, उनका पर्पस होता है डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को रिपेयर करने का। एंशिएंट टाइम से आर्टिफैक्ट्स का जन्म इसमें कई अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, जैसे लॉ और हेवन का विल, और क्योंकि हर एक चीज समय के साथ डिग्रेड होती है उस पर घाव आते हैं, इस तरीके से आर्टिफैक्ट्स भी इरोजन और डिस्ट्रक्शन से गुजरते हैं। इसलिए वो एंशिएंट कास्टर्स इन्हें रिस्टोर करने के काम आते थे, लेकिन अभी मॉडर्न कास्टर्स ये आर्टिफैक्ट्स को रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अगर तुम अपनी एवरलास्टिंग रूलर को अपनी रेस्टोरेशन के पहले स्टेप तक ले जाना चाहते हो तो तुम्हें एक ट्रू एंशिएंट एरा का कास्टर चाहिए होगा। अभी तुम्हें कहाँ पे मिलेगा ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। एंशिएंट एरा के बारे में बात करके उनकी आवाज डिम हो जाती है। वो एरा बहुत दूर था, इवन गॉडेस याओ जी को भी नहीं पता होता क्या वो एंशिएंट कास्टर सब भी जिंदा भी है। क्या नर्वसली पूछता है ऐसे कास्टर को ढूंढना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसके दिल में गलत प्रेमोनिशन आता है। याओ जी हेल्पलेसली साय करके बोलती है अगर ऐसा होता है तो इसे सही करने के लिए तुम्हें होली किंग का इंतजार करना होगा, तब तक तुम इस एवरलास्टिंग रूलर को बस एक ब्रोकन मेटल की तरह इस्तेमाल करना। इस परेशानी को हल करने के लिए उनके पास अभी ट्रू पावर बची नहीं होती है। वो फाइनली से रिला के बोलती तो लड़के बिल्कुल होली किंग की तरह तू भी हमेशा परेशानियां खड़ी करता रहता है, लेकिन तेरा खून अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ जो हम अगली बार मिलेंगे तू स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। मैं तेरे लिए जो एफर्ट्स इन्वेस्ट करे हैं उन्हें बर्बाद मत जाए देना। इन शब्दों के साथ उनकी बॉडी डिसॉल्व होने लगी थी। फैलती हुई पर्पल लाइट जो कि जान को एक नई ऊर्जा से भर देती है। वो बाव करके बोलता है योर मैजेस्टी कांग्रेचुलेशंस। उसके दिल में एक फीलिंग आई थी जैसे उस पल के लिए जानी बहुत एक्साइटेड हो। शायद अगली बार जब मिलेंगे तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का तब तक सबसे ग्रेटेस्ट स्टॉर्म आ चुका होगा। ध्यान जाता है हमारा याओ जी की स्टैचू के बाहर की तरफ पूरे एल्फ फ्लेयर में मफल्ड बूम की आवाज गूंजती है। फैलता है ऊपर प्लस डिवाइन ऑरा। सामने इकट्ठे होने वाले सारे एल्डर्स बोलते हैं गॉडेस याओ जी का ऑरा। तो वो दोनों लड़के हमारे फायर एल्फ क्लैन के सच में लकी स्टार्स हैं। सीन लौटा था वापस। जैन अपने हाथ को टाइटली क्लेंच करके बोलते अब समय आ गया होली फ्लेम को सॉल्व करने का। 10th ऑफ द होली फ्लेम लिस्ट वो यू पर्पल स्पिरिट फ्लेम। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इस इमोर्टल रैंक से ऊपर ले जा पाओगे। के सामने पर्पल फायर एल्फ खतरनाक तरीके से ग्लो हो रहा होता है कि डिवाइन प्रेशर में हल्की से रोर की आवाज भी थी, जैसे वो जियान से कह रही हूँ कि अगर तुम अभी मुझे अपना नहीं बनाते फिर ऐसा कब करोगे। फिर क्या हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। जरा याओ जी की स्टैचू के अंदर ही का था। अभी शाओई की बड़ी पर्पल फ्लेम से ढक रखी थी। लगातार रिलीज होती है साइन लाइट की वेव्स। ये सीन देखने में अनबिलीवली ब्यूटीफुल होता है। उसका एक साथ दो शाइन और देखते देखते राइज होता जाता है। जियान एक्सेल करके बोलता है लड़का ये पहली गॉडेस याओ जी की हेल्प से रीइंकार्नेशन के थ्रेशोल्ड को टच करने लगा है। बड़े भाई होने के नाते मैं भी पीछे नहीं रह सकता। आंखों में रिलीफ फ्लैश होती है। फिर पफ की आवाज साथ उसकी बॉडी को एम्बर फ्लेम ढक लेती है और उस पर्पल एल के पास जाने लगा था। 10th होली फ्लेम ऑफ द होली फ्लेम लिस्ट
इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि इससे इवन इनकारनेशन एक्सपर्ट्स भी डरते हैं। बिना याओजी की हेल्प, बिना ऑक्सिलरी पिल्स या बिना बैक्शिया के प्रोटेक्शन के जैन एब्सोल्युटली इसे सॉल्व करने की हिम्मत नहीं करता। उसकी छोटी सी गलती उसे खाक में बदल सकती थी। गूंजती ये बज की आवाज और फिर फ्लेम एल्क अपने सिर को उठाता है। हालांकि बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंट आंखें ग्लो होती हैं। इसकी जो एंटलर्स यानी कि सींग थे, दोनों के आसपास दो मिनिएचर एल्क बनते हैं। ये गोल गोल घूमने लगते हैं, जैसे न्यूबॉर्न स्पिरिट जियान को जज करने के लिए बैठी हो। वो एक गहरी सांस भरता है। उसकी आंखें मिनिएचर फ्लेम एल्क के ऊपर टिक जाती हैं। सुनाई देती हैं वुश वुश की साउंड्स। एल्क की पर्पल फ्लेम राइज होती है। फेस चर्न होने लगा था। हवा क्रैक होती है, फैलता है वो क्रशिंग प्रेशर जो फाइनली जियान को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। ये छोटा सा क्रिएचर वुलू पर्पल स्पिरिट फ्लेम की कोर स्पिरिट था। भले इसका आकार छोटा हो, लेकिन संसरा पावर हाउस भी इसे टच नहीं कर सकते। हाउएवर जियान जानता था कि उसे करना क्या है। वो धारता है हो ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन। बॉडी से ड्रैगन किंग की पावर इरप्ट होती है। उसकी त्वचा को ड्रैगन फ्लेम्स ढक लेते हैं। तुरंत ही उसकी बॉडी से ब्रूटल हैवी ऑरा रिलीज हुआ था। बैक्शा ड्रैगन किंग के ट्रांसमिशन को एक्टिवेट करने के बाद भी और एम्बर होली फ्लेम के सपोर्ट के बाद भी उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है। सामने वाली फ्लेम बाकी वॉलेंट फ्लेम्स की तरह नहीं थी। ये ना ही बीस्ट होती है, ना ही स्टॉर्म। ये जेंटल, बहुत साइलेंट थी, लेकिन इसी जेंटलनेस, सॉफ्टनेस के अंदर वो हेवन अर्थ का प्रेशर मौजूद होता है। वो ऑरा जो कि उसके अंदर की जिंदगी को जमाने लगा था। ज्ञान फिर से बढ़ाता एक कदम को गूंजती है क्रैक की आवाज। उसके ड्रैगन स्केल्स कांपते हैं, हड्डियां क्रीकी आवाजें करने लगती हैं। पूरे शरीर में एक नमिंग फीलिंग फैलती है। बस 3 मीटर इस छोटे से डिस्टेंस को क्रॉस करना तो पहाड़ों को लांघने जैसा था, लेकिन इससे जियान की आंखों की डिटर्मिनेशन बिल्कुल कम नहीं होती है। उसके गले से रोर की आवाज निकली थी, जैसे पूरा स्पेस झन्ना गया था। वो कहता है तुम अगर मुझे बस ऐसे ही सप्रेस करना चाहते हो तो लगता है मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। पर्पल फ्लेम एल्क जो कि जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को रीड करता है, उसकी आंखों में हल्का सा सरप्राइज एक्सप्रेशन आया था। वहीं पे उसके सर के ऊपर की होली फ्लेम स्प्रेड थी, कंफ्यूज कंडीशन में जंप करती है। ये डायरेक्टली लैंड करती है जियान के हाथ में। एक चश की आवाज गूंजी थी। जियान ने अब तक जो भी दर्द सा होता है वो इस छोटे से टच के सामने कुछ नहीं होता। एक इंस्टेंट में फ्रीजिंग सोल पियर्सिंग स्टिंग, मतलब कांटे लगने वाला दर्द, जैसे उसकी सारी नसों में सूजे घुसा दिए गए हो। ये उसकी पूरे सोल रेम को हिला कर रख देते हैं। ये दर्द ऑलमोस्ट उसके दिमाग को फाड़ रहा था, लेकिन इसी इंस्टेंट में उसके हाथ की जो फ्लेम एम्पर रिंग होती है और होती है जो एवरलास्टिंग रूलर, ये हम की आवाजों के साथ एक गोल्डन ग्लो को रिलीज करते हैं। जैसी सूदिंग पल्स उस एल की स्पिरिट के ऊपर से निकलती है, इसके वॉलेंट रिएक्शन को काम कर देता है। वहीं पे जियान का दर्द भी कम हो गया था। जियान का टाइट हो चुका दिल हल्का सा रिलैक्स होता है। अपने मास्टर होली किंग और याओजी के बीच का कनेक्शन के दिमाग में और भी क्लियर हुआ था। सर झुका के बोलता है थैंक्स। उसका पूरा शरीर उसकी हथेली जिसे ब्लू स्केल्स ने ढक रखा था, इसमें एम्बर फ्लेम डांस करती है। वो दांती मीस के फिर से कदम आगे बढ़ाता है और एक ही बार में ग्रैब कर लेता है उस एल की स्पिरिट को, जिस पर उसका हाथ उसे छूता है। बूम की आवाज के साथ एक वॉलेंट पर्पल फ्लेम एक्सप्लोड हुई थी। ये स्पेस शैटर हो जाता है, फैलती एक डेथली चिल। जान की हथेली को ढकने वाले ड्रैगन स्केल्स तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। उसका पूरा फ्रेम झंझना गया था, जैसे किसी भी समय फट सकता हो, लेकिन वो तब भी अपने कदमों को पीछे नहीं लेता, बल्कि अपनी ग्रिप को टाइट करके बोलता है जो रास्ता मैं चल रहा हूँ, मेरी चॉइसेस, मैं इस लेवल पे आने के बाद हारूंगा नहीं। ड्रैगन स्केल्स में से क्रैकिंग आवाजें निकली थी। एम्बर फ्लेम शाऊ शाऊ फस की आवाज के साथ उसे एक और खतरनाक डिफेंस देती है। माथे से पसीना बारिश की तरह बहता है। इवन अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने के बाद भी वो जैसे जैसे खड़ा ही रह पा रहा था। तभी जियान के दिमाग में फ्लैश होती खतरनाक रियलाइजेशन। वो बोलता है नहीं, इस होली फ्लेम में याओजी की विचक्राफ्ट पावर मिली हुई है। बस ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ और एम्बर फ्लेम से रेस्ट करना इम्पॉसिबल है। नहीं, मैं पैनिक नहीं कर सकता। अपने दिमाग को स्थिर करके कहता है फ्लेम कलर सोल पावर। सर्कुलेट करता है वो फ्लेम मंत्रा को। उसकी सोल फोर्स अनलीश हुई थी। पीस में गूंजती वेंगू वेंगू की आवाजें। इसके कांटेक्ट में आती पर्पल फ्लेम की पावर तुरंत ही सॉफ्ट होने लगती है, लेकिन तब भी इसका प्रेशर एकदम बोन क्रशिंग था। जन जो कि ऑलमोस्ट ढहने के पास जा चुका था और धाड़ के बोलता है फैंजू डिवा फॉर्म में। वो वुजिंग आवाज के साथ फैलने वाला ऑरा ये पूरे स्पेस को ट्विस्ट करके रख देता है। उसकी एम्बर फ्लेम पर्पल फ्लेम से इंटरट्वाइन होती है। फ्लैश की आवाज के साथ ये होली फ्लेम उसके सीने से टकरा गई थी। अब और पीछे कदम लेने की वजह यानी से हेड ऑन डिवावर करता है। वो कहता है मैं कॉज एंड इफेक्ट में बिलीव करता हूँ और मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे रिइंकार्नेशन को कोई और लिखेगा। मेरा रिइंकार्नेशन मैं खुद लिखूंगा। स्टैच्यू के अंदर का पूरा इनर स्पेस कहाँ पर था। पर्पल फ्लेम धारती है, एम्बर फ्लेम आंसर करती है। फिर धीरे धीरे वो पर्पल फ्लेम उस एम्बर फ्लेम से मर्ज होने लगी थी। जियान का लेवल बस 8 सा या फिर इनकारनेशन में नहीं जाता
जाता। उसे कुछ हायर कुछ बहुत ऊपर का मिलता है, एक हल्की लेकिन ऑब्सक्योर एनर्जी उसके नसों के अंदर दौड़ती है। ये रियल बस रिइंकार्नेशन नहीं था, लेकिन इसके सामने कोई भी दो चांद टिक नहीं सकता है। एक रियल जिसे इस दुनिया में कहा जाता है क्वाज़र इनकारनेशन धीरे धीरे सब में आगे निकला था। 1 2 3 4 दिन, फिर महीने, फिर 1 साल। फाइनली उंगलियों के बीच में रेत की तरह पूरे 2 साल निकल जाते हैं। इवल लेयर में इवल थॉट के खत्म होने के बाद वेल्डर्स जो कि डीप स्लीप में जा चुके थे, ये अवेकन होने के बाद वापस से एल्फ क्लैन में लौट जाते हैं। इनके वापस आ जाने से पूरे फायर स्पिरिट क्लैन की पावर एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम जियान और शाओई गहरे रिट्रीट में रहते हैं और ना ही इन्हें कोई डिस्टर्ब करता है। क्या जियान अपने पीछे जिन एफर्ट्स को लगा के गया था, उसे फायर एल्फ क्लैन और एंडलेस फायर टेरिटरी एक ग्रैंड हाई लेवल मीटिंग करते हैं। दोनों ही साइड एक सीक्रेट एग्रीमेंट में पहुंच गई थी। उनकी रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाती है। एंशिएंट ट्री पे घर के अंदर कई पावरफुल फिगर्स मौजूद थे, इनमें ग्रेट एल्डर एलिजा, प्रिंसेस चियानचिन, लिटिल अरीना और भी कई एल्डर्स होते हैं। 1 साल के सिक्लूजन के बाद शाओई फाइनली रिइंकार्नेशन रैंक में एंटर कर लेता है। वो ऑलरेडी फर्स्ट रियल्म के बहुत पास था और वो बाहर आ जाता है याओजी के स्टैचू से, लेकिन जियान यवी पत्थर की मूर्ति की तरह एक जगह पर जमा रहता है। 1 और साल निकल गया था, लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं आई। अगर शाओई और जियान के बीच में हल्का सा कनेक्शन नहीं होता तो लोग बिलीव कर लेते कि कुछ गलत हो गया है। इस कमरे के बिल्कुल बीच में एक रेडिएंट फॉर्मेशन थी, ये सीधा एफ लेयर से लिंक होती है। तो जियान सिक्लूजन से बाहर आएगा, उसे सीधा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब शाओई की आंखें हल्की प्राइड को कैरी करती है। पूरी फायर एल्फ ट्राइब उसे अपना नया पेट्रियार्क एक्नॉलेज कर चुकी थी। वो आसमान की तरफ देख के बोलता है सेकंड बदल 2 साल हो गए। उसकी रिइंकार्नेशन सील की पावर और भी गहरी हो गई होती है। वहीं पर शरीर के अंदर का जो होली फ्लेम एम्ब्रियो था, ये एक वायलेट ब्राउन फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। इसे याओजी की गाइडेंस में रिइंकार्नेशन लेवल की पावर मिली होती है। ये एल्फ सोर्स फायर थी, जिसे हम इस कैटेस्ट्रॉफी का एक गिफ्ट मान सकते हैं। जब ये पूरी तरह से मेच्योर होगी तो होली फ्लेम रैंकिंग में 15th या फिर उससे ऊपर की रैंक हासिल कर सकती है। आखिरकार शाओई जो कि शुरुआत में एक फायर स्पिरिट था, वो न जाने कितनी फ्लेम्स को डिवावर कर चुका है, इसलिए उसकी सोर्स फ्लेम खास होती है। हमारा ध्यान जाता है लिटिल इरिना की तरफ, जो कहती है गॉडेस याओजी की पावर ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। आई वंडर इसके बाद क्या बिग ब्रदर भी रिइंकार्नेशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ग्रेट एल्डर एलिजा अपने सर को हिला के बोलती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस रीजन की वजह से शाओई और रिइंकार्नेशन की जगह रिइंकार्नेशन में गया है वो है गॉडेस याओजी की गाइडेंस। लेकिन जियान एक इंसान है, उसका रिइंकार्नेशन हमसे फंडामेंटली अलग होगा। उसे संसार तक पहुंचने के लिए कुछ और मिस्टीरियस ढूंढना होगा, अपनी खुद की रिइंकार्नेशन। रेशब्द उनके होठों से निकले ही थे, फॉर्मेशन में से कुछ वूम वूम की आवाजें बाहर आती है। कमरे में एक जेंटल ऑरा फैला था, फिर जैसे एक छोटा सा सूरज उग रहा हो एक फिगर अपीयर होता है। सुनाई देती हमें एक्साइटमेंट से भरी आवाजें। कोई कहता है जियान तो कोई कहता है बिग ब्रदर। पूरे कमरे में खुशी का माहौल फैल जाता है। जियान हंस के सिर हिलाते हुए बोलता है जो एल्डर ने कहा वो बिल्कुल सही है, मैं रिइंकार्नेशन से अब भी दूर हूँ। वोलू पर्पल स्पिरिट फ्लेम को सॉलो करने के बाद इसके अंदर जो गॉडेस याओजी की पावर छिपी हुई थी, जियान को इसे कई चीजें समझ में आती है। फिर उस मौके का फायदा उठा के अपनी चारों फ्लेम्स को इसे मर्ज करता है और क्रिएट करता है एक ब्रांड न्यू होली फ्लेम को। और इस फ्लेम का नाम है सोल शामन हार्ट फ्लेम। एक फ्लेम जो कि 5 होली फ्लेम्स का मर्जर है। वोलू पर्पल स्पिरिट फ्लेम रैंक 10th, इमोर्टल फ्लेम रैंक 17th, अनडाइंग फ्लेम रैंक 18th, घोस्ट वे सोल फ्लेम रैंक 24th और फायर हार्ट हेवली रॉक फ्लेम फायर हार्ट टियानी रैंक 35। इस प्रोसेस के दौरान जिया ने इथेरियलाइज्ड फ्लेम के आधे हिस्से को खो दिया था, लेकिन बदले में उसे 5 होली फ्लेम्स का कंप्लीट फ्यूजन मिला होता है, जो रिजल्ट करता है सोल शामन हार्ट फायर में। इस होली फ्लेम की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 9th या फिर 8th रैंक के बराबर होगी। इवन उसका फ्लेम मंत्र जो कि आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता, वो भी अपनी फर्स्ट रियम से इंटरमीडिएट इमोर्टल रैंक टेक्निक बन गया होता है। इससे जियान का कल्टीवेशन पोटेंशियल कई गुना बढ़ गया था। ग्रेट एल्डर एलिजा की आंखें जियान को स्कैन करती है, उसकी कल्टीवेशन को सेंस करके अप्रूवल के साथ नोट करती है। वो कहती है तो एक क्वाज़र रिइंकार्नेशन स्टेज है एज एक्सपेक्टेड। जियान बाउ करता है सीनियर आपकी नजरें सच में पैनी है, लेकिन तब भी कुछ ऐसा है जो कि इस जूनियर को समझ में नहीं आया। वो एल्डर कहती है तुम रिइंकार्नेशन के बारे में पूछना चाहते हो राइट, तुमने होली फ्लेम को डिवावर करके गॉडेस याओजी की पावर से फ्यूज किया और फ्लेम मंत्रा की मास्टरी के साथ ये तुम्हें डायरेक्टली टू रिइंकार्नेशन तक पहुंचाने के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन तुम तब भी क्वाज़र रिइंकार्नेशन पे रुक गए। जियान नोट करके बोलते हैं हाँ यही परेशानी है। वो एल्डर कहती है वेल ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर रिइंकार्नेशन
इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, बिना इसके तुम ट्रू रिइंकार्नेशन को क्रॉस नहीं कर सकते। जियान धीरे से पूछते हैं तो रिइंकार्नेशन क्या है। ग्रेट एल्डर एलिजा जवाब देती है, एल्व्स के लिए रिइंकार्नेशन और इंसानों के लिए रिइंकार्नेशन बिल्कुल अलग होती है। तुम्हारी रिइंकार्नेशन को बस तुम ही ढूंढ सकते हो। इतना कह के वो अपने सिर को लाने लगी थी। जियान गहरी सांस लेके नोट करता है और बोलता है थैंक यू एल्डर। यह जल्दबाजी नहीं करी जा सकती थी। उसकी अभी की स्ट्रेंथ, होली फ्लेम्स और होली फ्लेम पैटर्न की मास्टरी के साथ वो फर्स्ट रिइंकार्नेशन को बेसिकली धूल चटा सकता है। जन फाइनली मुड़ता है शाओई और बाकियों की तरफ। वो कहता है 2 साल हो गए, प्लेन की असेंबली शुरू होने वाली होगी, आधा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, मुझे जाना होगा। तभी ऐसा लगता है जियान को कुछ याद आया था। वो कहता है ओ हाँ ग्रेट एल्डर, क्या आप किसी एंशिएंट कास्टर को जानते हो? एल्डर एलिजा आंखें से कोड़ के बोलती है कास्टर जो कि एंशिएंट टाइम से आया है। ये डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। एक जगह है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। कुछ सोच के कंटिन्यू करती है। उस प्लेस को कहा जाता है स्पेशल इंटेलिजेंस सेल्स बिल्डिंग। इनके पास दुनिया की बहुत सारी जानकारियां होती हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तुम कोई भी इंफॉर्मेशन खरीद सकते हो। इसी तरीके से हमें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चला था। ऑफकोर्स एक कहने वाली सेकेंड मालिन थे। जन नोट करके बोलता है तो फिर हमें जाना चाहिए। उसके लिए गॉड एग्जीक्यूशन रूलर को रिपेयर करना अर्जेंट था। ग्रेट एल्डर स्माइल करती है। वो लिटरली से बोलती है शाओई तुम अपने भाई के साथ जाओ, तुम अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो। इस कैटास्ट्रॉफी से बाहर आने के बाद तुम्हें अपने आप को और भी पैना करने की जरूरत है। वो अपनी हथेली को उठाती है। हवा में कुछ मिस्टीरियस पैटर्न्स फैले थे। ये वर्ड को शैटर करके दोनों को अंदर भेज देते हैं। ग्रेट एल्डर बाकी के लोगों से बोलती है मालिन ओल्ड गोस्ट आओ, हमारी पूरी स्काई सीरियल टेरिटरी को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो। जब लिटरली अपनी जर्नी से वापस आएगा तो हम उसका ऑफिशियल एल्फ किंग का कोरोनेशन शुरू करेंगे। हम एल्व्स को भी शांत रहते हुए बहुत समय हो गया। अब टाइम आ चुका है जब हम इस दुनिया में दोबारा एंट्री करें। वो सेकंड ग्रेट वर्ल्ड वॉर दूर नहीं है। सारे एल्डर्स बोलते हैं यस। स्पेस इंटेलिजेंस से इस बिल्डिंग ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे अजीब जगहों में से एक पे लोकेटेड होती है। ये एक वर्ल्ड था जहाँ पे अजीब से 20 डिस्टॉर्टेड मॉन्स्टर्स और भी कई विशेष क्रीचर्स मौजूद होते हैं। बस इसी क्योटिक डायमेंशन के बीच में ऊंचा सा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ऑलमोस्ट 1000 मीटर ऊंचा। ये मैजेस्टिक और इमूवेबल था, बिल्कुल एक खंबे की तरह जो कि पूरे स्पेस को जोड़ रहा है। ये यहाँ पे एंशिएंट टाइम से खड़ा हुआ है, जैसे ये बिल्कुल इटर्नल हो। इस बिल्डिंग को ढक रखा था कई डिवाइन लाइन्स ने, जिन्हें बनाने वालों की कल्टीवेशन डेफिनेटली इस दुनिया के पीक लोगों में से एक होगी। इस स्ट्रक्चर को बस एक बार देखने पे कहा जा सकता है कि किसी अनइमेजिनेबली पावरफुल फोर्स को बिलोंग करता है। इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स चाहे कितनी भी सैवेज हो, लेकिन इस इंटेलिजेंस से इस बिल्डिंग में कोई परेशानी खड़ा नहीं करता, या कहें कि इनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो क्लैन इस जगह को मैनेज करता था वो दुनिया की सबसे डरावनी फैमिलीज में से एक होता है, द कैसल फैमिली। एक सुपर क्लैन जो कि जहाँ से निकला वो जमीन और आसमान खून से रंग दिया गया। उनकी डायरेक्ट लिनेज के पास होती टेरिफाइंग स्ट्रेंथ, और वो वेसल रेसेस ये पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फैली होती हैं। ये और भी टेरिफाइंग थी। इस दुनिया में कोई कहीं भी चल रहा हो, शैडोज में छिपे कैसल फैमिली के जासूस सब कुछ देखते हैं। इनके रूल्स बहुत क्रूअल होते हैं। कोई भी एस्पिरेंट जो कि कैसल फैमिली को ज्वाइन करना चाहता है उसे एक ब्रूटल ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरना होगा। उसे लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़वाई जाएंगी। फाइनली कई फाइट्स के बाद होगा एवोल्यूशन। कई मेंबर्स को तो सीधा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के अंदर भेजा जाता है इनकी जानकारी चुराने के लिए। वहीं पे कईयों को फेंक दिया जाता है फॉरबिडन लैंड्स में, जैसे डीमन सप्रेशन प्रिजन्स। यहाँ पे उनको सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भी लोग इन सिचुएशन से सर्वाइव कर पाते थे वो अपने आप को कैसल के वेसल्स कह सकते हैं। हालांकि इसके बाद इन्हें कई प्रिविलेजेस मिलती हैं, लेकिन फिर हमेशा हमेशा के लिए बन जाते हैं इस फैमिली के हिडन ब्लेड्स। कैसल फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकते। बेसिकली इस क्लैन में लॉ ऑफ द जंगल सब कुछ होता है, और क्योंकि बहुत सारे लोग कैसल के नाम को हासिल करना चाहते थे, की पॉपुलेशन भी इनॉर्मस थी, क्वेश्चन में से ज्यादातर कोलैटरल ब्रांचेस होती हैं, इसलिए अथॉरिटी रहती है कोर लिनेज के पास। इनमें से ऐसा ही एक फिगर होता है जो कि कैसल फैमिली के पेट्रिया का सेकंड सन था। सबसे बड़ा वाला बेटा तो लाइफ एंड डेथ बैटल में अपनी जान को गवा चुका था। वही वे तीसरे चौथे के पास टैलेंट नहीं था। इनके कई और सिबलिंग्स थे, लेकिन कई एंशिएंट इनहेरिटेंस को गार्ड करने में मारे गए, या फिर इविल रेस ने इन्हें खत्म कर दिया। इन सब में वो सर्वाइव करने वाला था एंगर्स। वो इंटेलिजेंस से इस बिल्डिंग का कंट्रोल हासिल करता है। उसकी स्ट्रेंथ और स्टेटस के साथ बेसिकली ग्रेट 1000 वर्ल्ड में लेजेंड बन चुका था। हालांकि इसकी उम्र बस कुछ ही 100 सालों की होती है, लेकिन इसके डरावनी मेथड्स के सामने इवन कई सीनियर पावर हाउसेस भी अपने सर झुकाते हैं। अब खैर ये सब डिस्क्रिप्शन तो काफी अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोस्त है या फिर दुश्मन। अगर ये दुश्मन है तो फिर ये जानने के लिए कैसी परेशानियां खड़ी करेगा। आई थिंक इसके बारे में जानने के लिए आप भी काफी इंटरेस्टेड हो गए। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड से कंटिन्यू करेंगे जियान की आगे की जर्नी को। आज के एपिसोड के लास्ट में देयर इज नो स्पॉइलर,
अगर आप अगले एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, आप डेफिनेटली ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस फीचर को। जैसे हर शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड्स आप एंजॉय कर पाओगे। और जो लोग हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, उनका एक एपिसोड से पेट नहीं भरता, अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक तुम्हारे भाई की तरफ से टाटा बाय बाय।